डियर स्टूडेंट्स, 11th यूनिट के थर्ड पार्ट ईथर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं ईथर की, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। उनको यहाँ पर हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी रिएक्शन होंगी वो होंगी रिएक्शन ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन। इसका मतलब ये होता है कि जो ईथर के बीच में ये जो ऑक्सीजन होता है जिसके पास 2 लोन पेयर भी होते हैं, इसकी वजह से जो रिएक्शन होंगी वो फर्स्ट कैटेगरी में रहेंगी। और जो हमारी फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है, सिर्फ 2 रिएक्शन इस कैटेगरी में आएंगी। और आगे बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। यह रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है जिससे ईथर बनता है C और O बॉन्ड, इसकी क्लीवेज से रिलेटेड जो रिएक्शन होंगी इस बॉन्ड को, ताकि उसमें ब्रेक किया जा सके, तो वो सेकंड कैटेगरी में आएंगी। जो हमारी थर्ड से लेकर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रिएक्शन, ये सब इस कैटेगरी में आएंगी। और इस तरह से थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन होंगी रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इसकी वजह से कुछ रिएक्शन होती हैं, तो वो आपको कराई जाएंगी 7th और 8th नंबर पर। अगर ये अल्काइल ग्रुप अराइल ग्रुप है, मींस की फिनाइल ग्रुप है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, जो हम 4th कैटेगरी में रखेंगे। एरोमेटिक ईथर के लिए जैसे मिथॉक्सी बेंजीन की बात करते हैं उसके लिए। तो जो 9th रिएक्शन होगी हमारी लास्ट रिएक्शन, जिसके 3 पार्ट होंगे ABC, तो वो हम करेंगे इस कैटेगरी में। तो अभी हम फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये ध्यान रखना है कि ये कोल्ड में है और इसको हीट नहीं करना है। और इस रिएक्शन में ऑक्सोनियम साल्ट बन जाते हैं, क्योंकि जो ईथर होते हैं, ईथर जैसे मैं डाई इथाइल ईथर ले रहा हूँ CH3CH2O CH2CH3, तो ये दोनों इथाइल ग्रुप हम एक साथ लिख देते हैं इस टाइप से CH3CH2, और इसको ट्वाइस कर देते हैं। और ये O जो है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस टाइप से, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो बेस की तरह एक्ट करता है और वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बना सकता है। तो एसिड में यहाँ पर HCl ले लेता हूँ। ये H जो है इस O से अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा वो देखिए, CH3CH2O और H इसके साथ आएगा। H क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, और Cl नेगेटिव जो है वो बाहर होगा। तो ये डाईइथाइल ऑक्सोनियम बोलते हैं इसको। और ये क्लोराइड तो बाहर है ही है, इस तरह से इसका नेम भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे रिएक्शन हमने HCl से की है, ऐसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड से भी कर सकते हैं। तो ये CH3CH2 इथाइल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन है यहाँ पर जिसके पास लोन पेयर है, तो ये डाईइथाइल ईथर है, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। ये ऑक्सीजन जो है एक ही H यहाँ से इसमें एक्सेप्ट कर पाएगा, तो H2SO4 का एक ही H इसके साथ लगेगा। और आप देखिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो CH3CH2O H यहाँ पे लग जाएगा, H क्योंकि पॉजिटिव है, और इसमें से जब H पॉजिटिव निकल जाता है तो क्या बनता है, HSO4, जो हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है। तो नेम वैसा ही है, डाईइथाइल ऑक्सोनियम, और आगे आपको लिखना है हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से ये फर्स्ट रिएक्शन। और आगे देखते हैं सेकंड रिएक्शन, जो है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ईथर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाईइथाइल ईथर इस टाइप से लिखते हैं, ये ऑक्सीजन बीच में और ये CH2CH3। और यहाँ पर आपको पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, मींस जो ल्यूस के अकॉर्डिंग एसिड होते हैं, वही इनसे ईथर से रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BF3 को इस तरह से देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। तो वो कैसे जो कंपाउंड बनेगा वो देख लेते हैं। CH3CH2, और ये जो O है ये क्या करेगा, BF3 के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो एक लोन पेयर तो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लग जाएगा, और एक लोन पेयर यहीं पर रहेगा इस टाइप से। तो इसको इथीरिएट बोलते हैं, क्योंकि ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन की है हमने, तो इसका नेम होगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथीरिएट। इसी तरह से ये रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से भी कर सकते हैं। तो ये जो डाईइथाइल ईथर है इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये ट्वाइस करके, और 2 डाईइथाइल ईथर इसमें यूज होंगे। और ग्रिग्नार्ड एजेंट हम क्या लेते हैं, RMgX। तो RMgX के साथ 2 ईथर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं अलग अलग से। तो प्रोडक्ट जो क्या बनेगा वो लिख देते हैं यहाँ पर। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हम ऐसे लिखते हैं RMgX। तो एक तो ईथर जो है इस साइड से लगेगा, यहाँ पर लिख देते हैं ये CH3CH2 ट्वाइस जो है, एक ये डाईइथाइल ईथर इस साइड से है और एक दूसरी साइड से लिख देते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, CH3CH2 ट्वाइस O। तो ऑक्सीजन ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। तो ये क्वेश्चन भी
आता है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट जो हैं वो ईथर में सोल्यूबल होते हैं, बेंजीन में नहीं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि वो ईथर के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस टाइप से ये रिएक्शन आपको करनी है। आगे हम थर्ड रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। ये सेकंड कैटेगरी में आती है जिसमें CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है, मीन्स ब्रेकेज होती है। तो इसमें भी हम डाईइथाइल ईथर से ही रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये CH2 CH3 इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्या लेंगे HI और 373 केल्विन इसमें टेम्परेचर रहेगा। तो एक इथाइल ग्रुप के साथ तो H लग जाएगा O के साथ, और एक के साथ I लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 OH और I जो है एक दूसरे इथाइल ग्रुप के साथ। तो इस तरह से इथाइल आयोडाइड प्लस ये इथेनॉल, ये प्रोडक्ट बने हैं। तो इस रिएक्शन को मैं दोबारा करता हूँ। अगर सपोज ये एक्सेस ऑफ HI से आती है तो उसमें क्या होता है, CH3 CH2 O CH2 CH3, और यहाँ पर हम क्या करते हैं 2HI लेते हैं। टेम्परेचर आपको याद रखना है कि 373 रहेगा। तो I जो है ये दोनों इथाइल, ये यहाँ पर CH2 CH3 है, दोनों इथाइल ग्रुप के साथ I लगेगा और 2H और एक O निकल जाएगा। तो आप समझ गए कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3 CH2I। तो ये दो तो इथाइल आयोडाइड होंगे और एक साइड प्रोडक्ट क्या होगा, H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है एक्सेस ऑफ HI के साथ हो जाएगी। इस रिएक्शन के लिए हम आगे एक और रिएक्टेंट लेते हैं। ये आप देखिए कि क्या है, ये यहाँ पर ये है, हर कॉर्नर पे CH2 होता है, CH2 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 CH2, और ये बीच में O है। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है फ्यूरॉन में 4H डालकर बनता है, और इसको शॉर्ट में THF भी बोलते हैं। इसको हमने पहले किसी रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे HI की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, HBr ले रहा हूँ, और टेम्परेचर तो वही 373 केल्विन ही आपको रखना है। तो यहाँ पे H2O निकाल देंगे और Br एक यहाँ पर लगा देंगे, एक यहाँ पर। तो Br के बाद फिर क्या होगा, CH2 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 और फिर एक Br। तो आप देखिए कि रिएक्टेंट क्या बना, Br और CH2 CH2 कितनी बार है, 4 बार। तो CH2 CH2 जो 3 बार लिख दिया, एक बार और एक Br और प्लस H2O। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। आप इसका नेम भी बता सकते हैं क्या होगा। तो ये आप समझ गए कि 1,4-डाई-ब्रोमो और आगे क्या लिखा है, ब्यूटेन। तो 1,4-डाई-ब्रोमो-ब्यूटेन जो है, इसमें ये रिएक्टेंट बन गया। तो ये THF के साथ HBr की रिएक्शन, ये भी आपको जरूर लर्न करनी है। इसी रिएक्शन को आगे हम एनिसोल से करते हैं। एनिसोल क्या होता है, मिथॉक्सीबेंजीन। तो इसमें जब हम HI डालते हैं तो 373 पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आप देखिए। तो मैं दो तरह से इस रिएक्शन को कर रहा हूँ, तो आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन इसमें ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट हम इस तरीके से बना देते हैं, यहाँ पर ये O के साथ H लगा देते हैं और I जो है वो CH3 के साथ लगा देते हैं, ऐसा हो सकता है। या हम दूसरा करते हैं इस रिएक्शन को, आपको देखना है कि क्या प्रोडक्ट एक्चुअली में बनने वाला है। तो यहाँ पर O के साथ ये क्या है, CH3, इस टाइप से ये मिथॉक्सीबेंजीन है। और HI से क्या ऐसे रिएक्शन हो सकती है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए और अल्काइल आयोडाइड बन जाए, और H जो है ये CH3O के साथ लग जाए इस टाइप से, और मीथेनॉल बन जाए। तो क्या ऐसा होगा, तो ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये जो I है, आयोडाइड आयन न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक ओनली द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को ही अटैक करता है। तो बड़े जैसे फिनाइल ग्रुप है उसको अटैक क्यों नहीं करता, तो ऐसा होता है स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि ये अपने बल्कियर साइज की वजह से उसको आने से, अटैक करने से रोकता है। तो प्रोडक्ट जो है ये फिनॉल और ये जो है मिथाइल आयोडाइड, यही इस केस में बनने वाला है, और ये नहीं बनेगा। और वैसे भी आपको पता है कि ये बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेनी है कि एरोमेटिक ईथर्स को जब ट्रीट किया जाता है हैलोजन एसिड से, जैसे हमने यहाँ पे किया, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज फिनोल एंड नॉट अराइल हाइड्राइड। तो प्रोडक्ट जो है ये फिनोल होता है, और ये वाला प्रोडक्ट जो है अराइल आयोडाइड, ये नहीं बनता है। ये यहाँ पे नोट करना है। तो इसका रीज़न ये है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप। तो जैसे मैंने बता दिया था कि ये फिनाइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ही है। द हैलाइड आयन कैन अटैक द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। तो जो हैलाइड आयन है न्यूक्लियोफाइल, वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को ही अटैक करता है। और दूसरी बात ये भी है कि OC6H5, ये C6H5 है फिनाइल ग्रुप, और O इनके बीच में क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस आपने पढ़ी है, तो ये बात आपको जरूर नोट करनी है कि हैलाइड आयन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को ही अटैक करता है। इसी रिएक्शन में आगे ये भी पॉइंट आपको नोट करना है
कि अगर रिएक्शन हैलोजन एसिड की किसी अनसिमेट्रिकल ईथर से करें, मीन्स ओ के साइड एक साइड बड़ा ग्रुप और एक साइड छोटा ग्रुप है, तो एक साइड तो सपोज प्राइमरी है, दूसरी साइड सेकेंडरी या कोई और ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, तो हैलाइड आयन किसको अटैक करेगा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वो बिगर ग्रुप को अटैक नहीं करेगा। कॉज्ड बाय लार्जर जो ग्रुप है वो क्या करता है? स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। और ये भी आपको याद रखना कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है। SN2 आपको याद है कि जो 1 स्टेप में होती थी, तो इसमें 1 मिथॉक्सी प्रोपेन को हम रिएक्शन जो है करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मिथॉक्सी, यहाँ पर ये प्रोपाइल ग्रुप है और O ये मिथॉक्सी प्रोपेन है, तो ये 1 पे लगा है तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका जो कॉमन नेम है मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर है जो यहाँ पे लिखा है। तो इसकी रिएक्शन अगर आप HI से करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हैलाइड आयन है ये स्मॉलर ग्रुप को अटैक करने वाला है और इस बिगर ग्रुप को अटैक नहीं करेगा। तो ये मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा और H जो है यहाँ पर O के साथ लग जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH2 OH। तो H तो यहाँ पर लगेगा और I जो है वो स्मॉलर ग्रुप के साथ ही लगेगा और लास्ट में हमें मिथाइल आयोडाइड ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोपेन 1 है और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये याद रखना है कि ये जो बिगर ग्रुप है ये अगर प्राइमरी या सेकेंडरी है तो हैलाइड आयन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को अटैक करता है, ये आपने यहाँ से नोट कर लिया है। और ये रिएक्शन जो है 373 केल्विन पर ही है और इसमें मैकेनिज्म जो है वो कौन सा चल रहा है? SN2। आगे आपको फिर से नोट करना है कि अगर हम आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर लें तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसा होता है? इस टाइप से, ये सेकेंडरी ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर है। और इसकी रिएक्शन भी अगर हम HI के साथ करते हैं पहले की तरह 373 केल्विन पर और SN2 मैकेनिज्म इसमें रहता है, तो आपको पता है कि ये I जो है स्मॉलर ग्रुप को अटैक करने वाला है और H जो है यहाँ पर इस टाइप से लग जाएगा और अल्कोहल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो आप समझ गए होंगे कि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा और मिथाइल आयोडाइड जो है ये साइड प्रोडक्ट बनेगा इस टाइप से। तो ये इसको मेन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल आयोडाइड, और ये आपने लर्न कर लिया है कि आयोडाइड जो है स्मॉलर ग्रुप को अटैक करता है अगर इधर कोई प्राइमरी या सेकेंडरी है। टर्शरी है तो क्या होता है ये आपको आगे देखना है। तो ये आगे देख लीजिए कि अगर एक अल्काइल ग्रुप जो है वो टर्शरी है तो रिएक्शन जो है SN2 से नहीं बल्कि SN1 मैकेनिज्म से होती है, क्योंकि उसमें एक टर्शरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी रहती है। तो आपको पता ही है कि टर्शरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है, तो टर्शरी के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये बात जो हमने बार बार बताई है कि हैलाइड आयन जो है वो टर्शी स्मॉलर ग्रुप को अटैक करता है, तो ऐसा टर्शी के केस में नहीं होगा। तो ये आपको देखना है कि अगर हम टर्शी बुटाइल मिथाइल ईथर लें तो टर्शी बुटाइल ग्रुप कैसा होता है? इस टाइप से, जिसमें एक कार्बन के तीनों तरफ जो है इस तरह से मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं और O, और एक साइड हम क्या लेते हैं? मिथाइल ग्रुप। अगर ये रिएक्शन हम HI से करते हैं 373 केल्विन पर पहले की तरह, तो I जो है जो स्मॉलर ग्रुप को अटैक करता था वो नहीं करेगा इस केस में, वो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन जाता है टर्शी कार्बोकेटायन। तो उसकी वजह से, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म में जाएगी। SN1 आपको याद है कि जो 2 स्टेप में होती थी जिसमें टर्शी कार्बोकेटायन बनता था। तो ये रिएक्शन आपको खास तौर से लर्न करनी है कि इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले से डिफरेंट बनेगा। तो I जो है यहाँ बीच में लग जाएगा और यहाँ पर जो है इसके साथ क्या लगेगा? H। तो ये प्रोडक्ट जो है टर्शी बुटाइल आयोडाइड और मिथाइल अल्कोहल रहेंगे अगर आप HI जो है वो कंसनट्रेटेड लेंगे और ये I जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाए। अगर आप HI जो है अनहाइड्रस ले लेते हैं विदाउट वाटर तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो उस केस में रिएक्शन जो है नॉर्मली जैसे पहले बताई गई थी उसी टाइप से होती है, वो भी हम आगे लिख देते हैं। तो आगे आपको ये भी नोट कर लेना है कि अगर रिएक्शन जो है दैट इज़ कैरिड आउट विद अनहाइड्रस HI तो I नेगेटिव जो है फिर तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को ही अटैक करेगा और इस केस में रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से होने वाली है और I को स्मॉलर ग्रुप के साथ अटैच करके आपको प्रोडक्ट बना देना है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनने वाला है वो आप देख लीजिए, H तो यहीं पर लग जाएगा इस टाइप से, तो ये टर्शी बुटाइल अल्कोहल बनेगा और साइड में क्या बनेगा? मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरह से SN2 से क्या प्रोडक्ट बनता है और SN1 से क्या बनता है ये आपको नोट कर लेना है। और एक और रिएक्शन है जो NCERT में भी दी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर बेंजिल इथाइल ईथर की HI से रिएक्शन करें तो बेंजिल इथाइल ईथर का फार्मूला क्या आपको पता है? तो वो इस टाइप से होता है
ये बेंजिल ग्रुप होता है और O और इधर इथाइल ग्रुप हम लेते हैं इस टाइप से। तो अगर इसकी रिएक्शन HI से करते हैं वही 373 केल्विन पर, तो आपको लगता होगा कि I जो है इस स्मॉलर ग्रुप के साथ अटैक कर जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप बेंजीन मिला के तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन यहाँ भी ऐसा होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो I जो है ये इसके साथ ही लगने वाला है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको खास तौर से नोट कर लेना है कि इस टाइप से बनेगा और H इधर लगेगा। तो इसमें भी I जो है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को अटैक नहीं कर रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। जो इसके मैकेनिज्म में आता है वो मैकेनिज्म हम अभी नहीं करा रहे हैं। तो इस टाइप से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप देख लीजिए। C2H5O के साथ ही H लगेगा और I जो है यहाँ पर लगेगा इस कार्बन पर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, ये बेंजिल आयोडाइड है जिसका नेम ऊपर लिखा है, और ये क्या है, इथेनॉल। तो ये रिएक्शन खास तौर से लर्न करनी है कि बेंजिल इथाइल ईथर की अगर HI से रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट जो है बेंजिल आयोडाइड और इथेनॉल बनते हैं, और I इस केस में भी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को अटैक नहीं करता है। आगे हम करते हैं फोर्थ रिएक्शन। यह है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और कंसनट्रेटेड से ये रिएक्शन अलग अलग प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, तो वो आपको नोट करने हैं। तो मैं यहाँ पर डाई इथाइल ईथर ले रहा हूँ, जिसका IUPAC नेम आपको पता है कि इथोक्सी इथेन होता है। तो इसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में तो वाटर ही डिल्यूट है, क्योंकि ये वाटर इसमें एक्सेस में होता है तो वही इसमें रिएक्ट करेगा। और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ पर जो है एरो के ऊपर एज ए कैटलिस्ट लिखना है आपको और हीट करना है। तो ये जो वाटर है इसको आप HOH समझ लीजिए, और इस तरीके से यहाँ पर ये ब्रेकेज हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2OH। तो ये दोनों ही इथेनॉल बनेंगे। तो इथोक्सी इथेन से इथेनॉल कैसे बनाना है, ये आपको इस रिएक्शन से बनाना है। अगर इथेनॉल से इथोक्सी इथेन आए तो उसमें आपको वाटर रिमूव करना पड़ता है। वो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हुआ करती थी 413 केल्विन पर, तो वो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो आगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन देखते हैं। तो जब यहाँ पर फिर से हम इथोक्सी इथेन लिख लेते हैं इस टाइप से, और ये CH2CH3 जो सल्फ्यूरिक एसिड है कंसनट्रेटेड वो यहाँ पर खुद ही रिएक्ट कर जाता है, और इसमें हीट भी करना है। इसका H तो इधर ले लीजिए और बाकी सारा अलग ले लीजिए। तो यहाँ पर CH3CH2OH और H निकालने के बाद ये OSO3H बचता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3CH2OSO3H। इस तरह से ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है जो इसमें यहाँ से बनता है। हालांकि जो डिल्यूट से करते थे तो दोनों इथेनॉल बनते थे, इसमें एक ही इथेनॉल जो है यहाँ पे बन पा रहा है। तो ये रिएक्शन जो है इस टाइप से सल्फ्यूरिक एसिड से आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5 से। तो PCl5 जो है इथोक्सी इथेन से कैसे रिएक्ट करता है वो आपको देखना है। तो इस तरह से हमने ये इथोक्सी इथेन लिखा और PCl5 जो है दोनों ग्रुप को क्या करेगा, Cl लगा देगा। तो यहाँ पर दो जो है वो क्या बनेंगे, CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड हो जाता है, और P के साथ एक O और 3 Cl अभी बचे हुए हैं। तो साइड प्रोडक्ट जो है POCl3 फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड बनेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। तो इसमें एस्टर जो है वो बनेगा। तो वो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैं डाईइथाइल ईथर, इसको CH3CH2 को शॉर्ट में ये C2H5 लिख देते हैं, C2H5। तो ये डाईइथाइल ईथर इथोक्सी इथेन है। इसको पहले एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे CH3COCl। ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। तो CH3COO C2H5। तो क्या देखा आपने, CH3COO C2H5। तो ये इथाइल एसीटेट बन गया है। और जो है ये C2H5 और Cl जो है ये इथाइल क्लोराइड जो है एक साइड प्रोडक्ट इस केस में निकलता है। और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, इथाइल एसीटेट है। इस तरह से इसका IUPAC नेम है इथाइल ईथानोएट। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना था कि अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करनी होती है और इसमें हीट भी करना होता है। तो ये एसिड क्लोराइड है, इसको हमने जो लिया है यहाँ पर ये एसिटाइल क्लोराइड है। अगर यहाँ पे अनहाइड्रेट यूज़ करते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है वो आपको देखना है। तो ये मैं दोबारा से ये इथोक्सी इथेन ले रहा हूँ, C2H5O C2H5, और यहाँ पे ले लेते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिक अनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CO CH3 इस टाइप से। और ये फिर से आपको अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हीट करना है। तो इसमें क्या बनेगा वो देखना है। तो ये CH3CO
OC2H5। तो एक तो यही बन गया है CH3COOC2H5, और जो है और क्या बचता है, तो ये CH3COOC2H5, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट भी यही बनता है CH3COOC2H5, जिसका नेम मैंने आपको बताया था अभी कॉमन। और अब यहाँ पे लिख देते हैं IUPAC नेम, इथाइल इथानोएट। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमने की है वो किससे की है, एसिटिक अनहाइड्राइड से। तो आप देख रहे हैं कि एसिटिक अनहाइड्राइड से जब रिएक्शन करते हैं तो खाली एस्टर ही बनता है और कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं होता, जबकि पहली रिएक्शन में होता था। आगे 7वें नंबर पर देखते हैं एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। ये थर्ड कैटेगरी में रिएक्शन आती है अल्काइल ग्रुप से। तो इसमें परऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको देखना है कैसे होती है। तो ये यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डाईइथाइल ईथर, और आपको इस तरीके से इसका फार्मूला पता है, और इसमें ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर भी होते हैं। तो एयर एंड लाइट इसमें क्या है कि ऑक्सीजन से हम रिएक्ट कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन जो है इस O के साथ वाले कार्बन पर, इधर वाले कार्बन लेफ्ट वाला या राइट वाला कोई सा भी आप ले लीजिए, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन लगेगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेगा ये आपको देखना है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर हम लगा रहे हैं, इसका एक H जो है नीचे रख लिया है और एक H ऊपर, और ये सारा ग्रुप तो साइड में है ही, ये इस टाइप से CH2CH3। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, ये यहाँ पर ये इथॉक्सी ग्रुप है, इसको सारे को ले लीजिए, और ये इथेन के हाइड्रोजन के साथ है और 2 ऑक्सीजन भी हैं। तो नेम क्या हुआ 1 इथॉक्सी, ये 1 पे इथॉक्सी ग्रुप है, और ये इथाइल तो है ही, इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड। तो इस तरह से ये 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड इसका नेम हो गया। तो ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन कैसे होगी डाईइथाइल ईथर की, ये आपको देखना है। तो इस तरह से ये लिखा इथॉक्सी इथेन, और ये O के साथ जो कार्बन है, चाहे वो लेफ्ट में है चाहे राइट में है, तो उसमें से उसी की हेलोजिनेशन अभी होने वाली है। तो हम यहाँ पर Cl2 डालते हैं इन डार्क, लाइट की प्रेजेंस में नहीं, और HCl निकलेगा। तो एक कार्बन के साथ जो H लगा हुआ है, मैं लेफ्ट वाला पहले ले लेता हूँ, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है ये देख लीजिए इस टाइप से, और बाकी जो है यहाँ पर एज इट इज़ रख देते हैं CH2CH3। तो ये क्लोरो डाईइथाइल ईथर है। तो इसमें अगर आप दोबारा क्लोरीन डालते हैं तो दोबारा क्लोरीन डालते हैं डार्क में ही, और HCl जो है वो निकालते हैं, तो फिर ये इधर वाले कार्बन पर Cl लग जाता है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा वो देखिए CH3CHClO, और इस कार्बन का जो H है उसको रिमूव करके Cl लगाया, और इस टाइप से। तो डार्क में ये 2 ही H जो हैं क्लोरीन से रिप्लेस होंगे, और ये जो बना है ये इसका नेम यहाँ पे लिखा है डाईक्लोरो, 2 क्लोरो हैं इसमें, डाईक्लोरो डाईइथाइल ईथर। तो इस टाइप से डार्क में तो इतना ही होगा। अगर आप लाइट में यूज़ करें तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन अगर डालते हैं तो ये सारे H जो हैं रिप्लेस हो सकते हैं। तो आप H काउंट कर लीजिए, 3 + 2 5 इधर हैं और 5 इधर हैं, सबको हमने एक साथ रिप्लेस करना है अगर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेते हैं और लाइट में। ये अभी रिएक्शन डार्क में की थी, तो लाइट में सारे H जो है रिप्लेस करना पॉसिबल होता है। तो वो हम कर देते हैं CH3CH2O, और ये CH2CH3 है जिसमें 10 जो है H है, तो हम यहाँ पर 10 Cl2 लिखेंगे और सभी H की जगह पे Cl लगा देंगे। तो ये CCl3 CCl2 और O, और फिर CCl2 हो गया और CCl3, और साइड में जो है वो क्या निकलेगा 10 HCl। यहाँ पहले हमने 2 HCl रिमूव किए थे, एक ये किया था और एक इधर बाद में किया था। तो इस तरह से 10 HCl निकालने के बाद ये जो कंपाउंड बनता है जिसमें डाईइथाइल ईथर के हर कार्बन की जगह क्लोरीन है, तो इसको बोलते हैं पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर लिख के और आप उसके सारे H को हटा के क्लोरो लगा दीजिए, तो वो पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर बन जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे हम रिएक्शन करते हैं रिएक्शन ऑफ अराइल ग्रुप। तो अगर अल्काइल ग्रुप की बजाय इसमें अराइल ग्रुप है, जैसे कि ये जो है फिनाइल ग्रुप, तो अगर इसके साथ लगा है मिथाइल ग्रुप या मिथॉक्सी ग्रुप है इस केस में, तो ये यहाँ पर क्या करता है कि ये रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज कर देता है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बहुत जल्दी जो है रिएक्ट करता है। तो ये जो OR ग्रुप है ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल जो है ये ऑर्थो पैरा पर ही अटैक
करता है, क्योंकि ऊपर से रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पैरा पे ही आता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पैरा पे ही अटैक करता है। तो इसलिए ये जो OR ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप, इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो इसी पर हम ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले करेंगे हैलोजिनेशन। तो ये जो मिथॉक्सी बेंजीन है इसका कॉमन नेम आपको पता है कि इसको एनिसोल बोलते हैं। तो ये एनिसोल के साथ अगर हम हैलोजिनेशन सपोज हम ब्रोमिनेशन करते हैं, तो जब ब्रोमीन डालते हैं तो CS2 याद रखना है आपको, तो CS2 की प्रेजेंस में होगी तो ये Br ऑर्थो पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा। तो क्या प्रोडक्ट जो है बनने वाला है, तो ये यहाँ पर जो है HBr तो हम निकाल देंगे। रिएक्शन ये प्रॉपरली बैलेंस नहीं होती जिसमें ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनते हों, तो इस टाइप से ये क्या बन जाएगा OCH3 के साथ ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और ये क्या हुआ पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो इस तरह से ये हो गई हैलोजिनेशन। इसके बी पार्ट में देखते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन हम किससे करते हैं, नाइट्रिक एसिड से। तो हम यहाँ पर फिर से क्या ले लेते हैं एनिसोल, जो कि क्या है मिथॉक्सी बेंजीन, और इसमें डालेंगे HNO3। तो HNO3 जो है वो कॉन्सनट्रेटेड लेते हैं। और नाइट्रेशन जब आप करते हैं तो आपको याद होगा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही करते हैं और हीट भी करना है। और HNO3 जो है आपको याद है किस टाइप से ब्रेक होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल है जो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा और वहाँ से H और OH निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस वाटर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बनने वाले हैं OCH3। तो ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल है, और तो इसके साथ जो बाकी की अमाउंट बनती है वो नाइट्रो ग्रुप कुछ पैरा पे भी लगता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हैं ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। आगे इस रिएक्शन का सी पार्ट करते हैं, ये है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के भी आगे 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा अल्काइलेशन और एक होगा एसिटाइलेशन। तो पहले अल्काइलेशन कर देते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप लगता है। तो इसमें हम जो है ये मिथॉक्सी बेंजीन ले रहे हैं जिसको एनिसोल बोलते हैं, और इसमें क्या डालेंगे CH3Cl। तो जो अल्काइलेशन करते हैं वो आपको याद है कि अनहाइड्रस अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं, और मिथाइल ग्रुप ही इसमें क्या है इलेक्ट्रोफाइल है जो ऑर्थो या पैरा पे लगेगा, और वहाँ से H और Cl जो है ये रिमूव होगा। इस तरह से HCl यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस। और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसके ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, और कुछ मिथाइल ग्रुप जो है वो कहाँ लगेगा पैरा पोजीशन पर। तो इस टाइप से ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो एंड पैरा मिथाइल एनिसोल। तो मिथाइल को छोड़ के बाकी तो एनिसोल है, तो ये आगे वाला ऑर्थो मिथाइल एनिसोल है और दूसरे वाला पैरा मिथाइल, जिनका नेम हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। तो आगे हम इसकी एसिटाइलेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से क्या करते हैं एनिसोल लिखते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, और इसकी एसिटाइलेशन के लिए हम क्या करते हैं एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं। ये एसिटाइल क्लोराइड है, इसका नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरह से, और आपको याद रखना है कि अनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और ये HCl निकालते हुए ये सारा ग्रुप आपको लगाना है ऑर्थो पोजीशन पर भी और पैरा पोजीशन पर भी। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो देखिए, ऊपर तो क्या है मिथॉक्सी ग्रुप है और ये COCH3 उल्टा होकर लगता है इस टाइप से। ये ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा दिया है इस टाइप से, ये आपको पैरा पोजीशन पर भी लगाना है, और ऊपर तो ये मिथॉक्सी ग्रुप ही रहेगा। तो इस मिथॉक्सी को छोड़ दीजिए, तो बाकी ये नेम है ये जो मिथाइल फिनाइल कीटोन है जिसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो ये आप मिथॉक्सी ग्रुप को एक साइड ग्रुप ले लीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये ऑर्थो एंड पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बनेगा। ये जो ग्रुप COCH3 जब बेंजीन पे लगा होता है तो इसका कॉमन नेम एसिटोफिनोन होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये ऑर्थो एंड पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन ये इसका नेम रखा है। तो ये जो फिडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन है, क्योंकि ये NCERT में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है और ये बोर्ड एग्जाम में भी ये रिएक्शन आई है, तो ये आपको बहुत जरूरी करनी है। एक मैंने क्लोरीन एक्सेस वाली बताई थी और एक HI वाली रिएक्शन जो आपको 3rd नंबर पे कराई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। और वैसे आपको सारी रिएक्शन ही अच्छे से लर्न कर लेनी है।